आज हम जो बात करने वाले हैं काइनेमेटिक्स से पहले स्टार्ट करने पहले अब हम बहुत अच्छे से पढ़ाई करने वाले हैं। दिस बैच इज कंप्लीटली फॉर प्रॉपर पढ़ाई, नो बकवास, सिर्फ पढ़ाई। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द कहानी। हम बातों को स्टार्ट करते हैं, हम पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें जो हैं काइनेमेटिक्स स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हम आपको समझने की कोशिश करिएगा कि क्या है। रेट ऑफ चेंज की कहानी की हम बात कर रहे हैं। कोई भी वेक्टर जैसे देखिए दो चीजें हैं दुनिया में। फिजिकल क्वांटिटी के नाम पर अगर हम बात करें, फिजिकल क्वांटिटी के नाम पर हम बात करें तो एक तरह की क्वांटिटी आपको पता है स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है और एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ऑब्वियसली यू नो दैट, ये आपको पता है, स्केलर होता है, वेक्टर होता है। स्केलर क्वांटिटी जो होती है मेरे बच्चों, उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, अमाउंट होता है, इसके पास मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होता है और इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। और ध्यान से समझिएगा, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का बेसिक डिफरेंस क्या है कि स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। जब ये चेंज होंगे, अगर मान लो कोई इसे चेंज करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल स्केलर क्वांटिटी है आपके पास, फॉर एग्जांपल वर्क है और रेट ऑफ वर्क डन की बात की जाए, यानी रेट ऑफ वर्क डन जिसे हम पावर कहते हैं वो बात की जाए, तो वो स्केलर क्वांटिटी का रेट है। उसी तरह से वेक्टर क्वांटिटी जैसे वेलोसिटी है, उसकी रेट की बात की जाए, उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होता है वो हमारा एक्सिलरेशन कहलाता है। तो दोनों में क्या अंतर है? वेक्टर का चेंज होना और स्केलर का चेंज होने में क्या अंतर है? स्केलर का जो चेंज करता है, पहली बात जो है स्केलर क्वांटिटी है, उसमें अगर कोई स्केलर क्वांटिटी हमारे पास है, स्केलर की बात की जाए तो स्केलर क्वांटिटी जो हमारे पास है m है, तो m को अगर जो चेंज करने वाला वेक्टर है वो है dm by dt, इसका कुछ भी नाम हो सकता है, इसका कुछ भी नाम हो सकता है, लेट्स से इसका नाम n है। तो एक बात समझ में आनी चाहिए, अगर m एक स्केलर क्वांटिटी है तो उसको चेंज करने वाला जो क्वांटिटी होगा वो भी स्केलर होगा। यानी अगर m का नाम फॉर एग्जांपल वर्क है, तो d वर्क है, तो d वर्क है और उसको हम, तो dm by dt जो होगा रेट ऑफ वर्क डन, इसको हम आगे चल के n यानी कि हम इसको पावर कहने वाले हैं, पावर कहने वाले हैं। तो अगर ये स्केलर है तो उसका रेट भी स्केलर होगा और वो उसके सिर्फ मैग्नीट्यूड को घटाएगा और बढ़ाएगा। अगर ये रेट पॉजिटिव है तो वो उसके मैग्नीट्यूड को बढ़ा रहा होगा, अगर ये रेट निगेटिव है तो वो उसको घटा रहा होगा। तो सिंपल सा मतलब है, स्केलर क्वांटिटी में हमेशा स्केलर की तरह मत सोचिएगा। कौन सी क्वांटिटी है ध्यान से देखिएगा, अगर कोई स्केलर क्वांटिटी है तो उसका रेट ऑफ चेंज भी स्केलर होता है और वो उसके मैग्नीट्यूड को या तो घटा सकता है या बढ़ा सकता है, और दोनों ही स्केलर हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर एक स्केलर है तो उसका रेट ऑफ चेंज भी स्केलर होगा, ये बात समझ में आनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है, कोई वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, लेट्स से वेक्टर ए है कोई क्वांटिटी और उसको बदलने वाला डी वेक्टर ए बाई डी टी, डी वेक्टर ए बाई डी टी की वैल्यू बी है, तो ये बी है, ये भी वेक्टर होगा। यानी अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर है तो उसको बदलने वाला जो क्वांटिटी होगा वो भी वेक्टर होगा, वो भी वेक्टर होगा। दो पहले वाले केस में दोनों स्केलर थे, इस बार दोनों वेक्टर है। अब जब वेक्टर की बात की जाएगी तो उसकी दिशा पे बहुत इंपॉर्टेंस आएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बारीक बात है जो कि पूरी फिजिक्स में बड़े बड़े सवालों में ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आने वाला है, तो इसको ध्यान से समझिएगा कि अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको बदलने वाला क्वांटिटी भी क्या होने वाली है, वेक्टर होने वाली है। ये इंपॉर्टेंट बात है। यानी अगर ए का नाम वेलोसिटी है तो बी का नाम एक्सिलरेशन है, ए का नाम अगर मोमेंटम है तो बी का नाम आपका फोर्स है, ए का नाम अगर एंगुलर मोमेंटम है तो बी का नाम आपका टॉर्क है। आगे चल के हम ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे, पर मुद्दा यह है कि अगर ए एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको बदलने वाला भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। एग्जांपल, अगर ए का नाम वेलोसिटी है, सिंबल से मत जाइएगा कि ए तो सर सिंबल वेलोसिटी का नहीं एक्सेलरेशन का होता है, अरे मेरी मर्जी में किसको सिंबल दूं, मैं जनरल बात कर रहा हूं। अगर ए का नाम वेलोसिटी है तो बी का नाम एक्सिलरेशन होगा।
एक्सिलरेशन होगा। स्केलर के चेंज होने में कोई बड़ी बात नहीं थी, या तो उसका मैग्नीट्यूड बढ़ सकता है या घट सकता है, लेकिन वेक्टर के चेंज होने में एक इंपॉर्टेंट बात है। वेक्टर को चेंज करने का तरीका क्या है? वेक्टर कंसिस्ट ऑफ दो चीजें, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो अगर वेक्टर कभी भी हम चेंज करने की कोशिश करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज कर सकते हैं, या उसकी सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, या उसको दोनों चीजें चेंज कर सकते हैं। जैसे कोई बोले कि कार से आप जा रहे हैं, स्टैंडर्ड सवाल है, बहुत स्टैंडर्ड सवाल है, तो आप कार की को एक्सेलरेशन कैसे दे सकते हैं? यानी आपके पास ब्रेक है, आपके पास एक्सेलरेटर है, आपके पास स्टीयरिंग है, आप कार को एक्सेलरेशन कैसे दे सकते हैं? तो वेलोसिटी को चेंज करने वाले को एक्सेलरेशन कहते हैं। तो हमें यह पता है कि वेलोसिटी को चेंज करने का मतलब है या तो उसकी स्पीड को घटाना, या इसकी स्पीड को बढ़ाना, या फिर उसके मैग्नीट्यूड को बदलना, या तीनों में से कोई भी काम या दो काम, जो भी काम करना है वो करेंगे तो वेलोसिटी बदल जाएगी। पहले मैं इधर जा रहा था, अब मैं इधर जा रहा हूं, तो मेरी वेलोसिटी बदल गई। एक्सीलरेशन का मतलब स्पीड का बदलना नहीं होता है, वो वेलोसिटी को बदलता है। और वेलोसिटी का बदलाव अगर आपको चाहिए तो वो तीन कारणों से हो सकता है। मैग्नीट्यूड बढ़ सकता है, मैग्नीट्यूड बढ़ सकता है, और उसकी दिशा बदल सकती है। इसीलिए हम ब्रेक से स्पीड का मैग्नीट्यूड घटा सकते हैं, यानी ब्रेक कैन गिव एक्सीलरेशन। हम एक्सिलरेटर से उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, इसका मतलब है एक्सिलरेटर विल गिव आल्सो एक्सिलरेशन। और हम स्टीयरिंग से उसकी दिशा बदल सकते हैं, यानी स्टीयरिंग की हेल्प से भी हम गाड़ी को एक्सिलरेशन दे सकते हैं। तो कभी भी कोई वेक्टर आपके सामने आए तो याद रखिएगा उसके चेंज होने के तीन तरीके हो सकते हैं, या तो दिशा का बदलना, या मैग्नीट्यूड का घटना, या मैग्नीट्यूड का बढ़ना, या इनके कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो ये तीन मेन तरीके होते हैं। तो अब अगर हम बात करें तो इस ए की दिशा अगर हमें पता है तो बी की दिशा में किधर की तरफ होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझिएगा। अगर आपकी वेलोसिटी से लेके चलता हूं, अगर आपकी वेलोसिटी इधर की तरफ है, लेट्स से एक वेक्टर है, वेलोसिटी इधर की तरफ, और उस पे उसका जो एक्सिलरेशन है वो अगर इधर की तरफ ही है, अगर वो एक्सिलरेशन इधर की तरफ है, यानी v पैरेलल टू a है, अगर v पैरेलल टू a है, यानी जिस तरफ वेलोसिटी है उधर ही की तरफ एक्सिलरेशन है, तो इस केस में डायरेक्शन विल नॉट चेंज, डायरेक्शन विल नॉट चेंज, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, डायरेक्शन विल नॉट चेंज। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा, मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा, मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा, मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगी और मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा, बहुत ध्यान समझिएगा। और अगर v आपका इधर की तरफ है, v इधर की तरफ है, और आपका एक्सिलरेशन जो है वो परपेंडिकुलर है इस इंस्टेंट पर, किसी इंस्टेंट पर। अच्छा एक और बात, वेलोसिटी एक्सिलरेशन उसका क्या कर रहा है ये हमेशा किसी इंस्टेंट पे देखा जाएगा, ऐसा नहीं कि जनरल, बात की बात बाद में करेंगे। इस इंस्टेंट पर अगर वेलोसिटी इधर की तरफ है और एक्सिलरेशन उसके परपेंडिकुलर है, तो इस समय एक्सिलरेशन क्या कर रहा है, इस समय, आगे क्या करेगा 200 साल बाद की बात नहीं कर रहा हूं, इस समय क्या कर रहा है, हमेशा इंस्टेंट पे बात हो रही होती है, प्लीज ध्यान से समझिएगा। इस इंस्टेंट पर एक्सिलरेशन क्या कर रहा है, प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अगर वेलोसिटी इधर की तरफ है और एक्सिलरेशन उसके परपेंडिकुलर है इस इंस्टेंट पर, तो ये एक्सिलरेशन क्या करेगा, डायरेक्शन विल चेंज, मैग्नीट्यूड विल नॉट। ये डायरेक्शन को चेंज कर रहा है इस मूवमेंट पे, डायरेक्शन विल चेंज, मैग्नीट्यूड विल नॉट, मैग्नीट्यूड विल नॉट। इस समय मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, मैग्नीट्यूड विल नॉट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि क्या कहना चाह रहा हूं, क्या कहना चाह रहा हूं। अगर किसी ने कहा, मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने कहा, ध्यान से समझिएगा, कि एक पार्टिकल जो है, एक पार्टिकल जो है वो, एक पार्टिकल जो हमारे पास है वो सर्कल में घूम रहा है, उसकी स्पीड कांस्टेंट है, 5 मीटर पर सेकंड से सर्कल में घूम रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से सर्कल में घूम रहा है, तो इसकी स्पीड यहां पर भी आकर 5 मीटर पर सेकंड होगी। आप मुझे बताइए क्या इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्या इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्या इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है,
क्या इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है? प्लीज आंसर करिए। 5 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी चेंज हो रही है? आपने कहा हां सर, ये वेलोसिटी इसकी चेंज हो रही है। कैसे वेलोसिटी चेंज हो रही है? क्योंकि उसकी दिशा बदल रही है। पहले वेलोसिटी इधर की तरफ थी, अब इधर की तरफ है, अब इधर की तरफ है, अब इधर की तरफ है, अब इधर की तरफ है। तो क्या हर इंस्टेंट पर वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है? हमने कहा हां सर, हर इंस्टेंट पर वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस केस में एक्सीलरेशन जो होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होगा, बिकॉज हर इंस्टेंट पे सिर्फ और सिर्फ उसकी दिशा चेंज हो रही है, सिर्फ उसकी दिशा चेंज हो रही है। प्लीज समझिए क्या बोल रहा हूं, प्लीज समझिए। अगर कोई वेक्टर कोई वेक्टर, ये वेलोसिटी के लिए बात नहीं है, ये किसी भी वेक्टर के लिए बात है, ये फिजिक्स की बात ही नहीं है, मैथ्स की बात है कि कोई भी वेक्टर अगर अपना सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा होगा तो उसको चेंज करने वाला वेक्टर जो होगा वो उसी की दिशा में होगा। प्लीज इसको पकड़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे मैं 50 बार बोलूंगा क्योंकि ये बात घुसनी दिमाग में इतनी जरूरी है, जिससे बहुत बड़ी बड़ी सोच और बहुत बड़े सवाल सॉल्व हो जाते हैं, समझ में आना चाहिए। कोई वेक्टर अगर अपनी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है तो उसका जो चेंज करने वाला वेक्टर है वो उसी की तरफ होगा। अगर कोई वेक्टर जो है वो उसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है और एक्सेलरेशन उसका परपेंडिकुलर है, यानी उसके परपेंडिकुलर है उसको चेंज करने वाला वेक्टर, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसकी दिशा चेंज कर रहा है उस मूवमेंट पर। तो इस पर्टिकुलर सवाल में सर्कल में ही घूम रहा है, सर्कल में ही घूम रहा है। मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा, सर्कल में ही घूम रहा है। तो इस केस में इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल नहीं रहा है और इसकी दिशा लगातार बदल रही है, तो इसका एक्सीलरेशन हमेशा परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होगा। नॉट ओनली दिस केस, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, आपने जमीन पर एक पैराबोला ड्रॉ कर दिया। जमीन पर, आपके घर की जमीन पर आपने एक पेन से एक पैराबोला ड्रॉ कर दिया। जमीन पर ग्राउंड है, ये ग्राउंड है और आपने इस पे एक पैराबोला ड्रॉ कर दिया, एक लाइन खींच दी पैराबोलिक। सर्कल से मत कंफ्यूज होइएगा, समझिएगा, पैराबोला एक लाइन खींच दी आपने। और एक चीटा जो है, एक इंसेक्ट जो है, वो इंसेक्ट बेटा इस पर चलने लगा, इंसेक्ट इस पे चलने लगा विद कांस्टेंट स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। कांस्टेंट स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड से कांस्टेंट स्पीड से चलने लगा एक इंसेक्ट इसके ऊपर, एक इंसेक्ट इसके ऊपर कांस्टेंट स्पीड से चलने लगा। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किसी भी इंस्टेंट पर अगर कोई मुझसे पूछे कि एक्सीलरेशन की दिशा क्या है तो मैं किधर बताऊंगा? शुभू, मैं किधर बताऊंगा? अरुण, लोकेश, प्लीज मुझे बताइए, मैं किधर बताऊंगा कि अगर मैंने कहा कि एक इंसेक्ट जो है वो इस पैराबोलिक पाथ पर, जमीन पे मैंने पैराबोला ड्रॉ किया हुआ है और वो हमेशा इस पैराबोलिक पाथ पे चल रहा है और उसकी दिशा, इसका मैग्नीट्यूड स्पीड का 2 मीटर पर सेकेंड ही है, तो किसी भी मूवमेंट पे कोई पूछे कि यहां पर जब वो है तो उसका एक्सेलरेशन किधर की तरफ है? बहुत बढ़िया लोकेश, लोकेश ने कहा परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, बिल्कुल सही। यानी अगर मैं इसका एक्सेलरेशन यहां पे ड्रॉ करूंगा तो इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ आएगा, अगर मैं यहां ड्रॉ करूंगा तो इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ आएगा, यहां ड्रॉ करूंगा तो इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ आएगा, यहां ड्रॉ करूंगा तो इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ आएगा, यहां ड्रॉ करूंगा तो इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ आएगा, यहां ड्रॉ करूंगा तो उसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ आएगा। हर जगह एक्सेलरेशन जो होगा वो अपना परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि उसने सिर्फ एक ही काम करना है हर समय। मैंने क्या कहा? पहली बात ध्यान से, किसी इंस्टेंट पर अगर आपने देखा कि वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का एंगल क्या है उनके बीच पे, तो उस इंस्टेंट पे क्या हो रहा है आप बता सकते हैं। मैग्नीट्यूड के बारे में, दिशा के बारे में, सब कुछ क्या बदल रहा है, क्या नहीं बदल रहा है। क्या आपको समझ में आया यहां तक बात? अगर इस सवाल में कहा गया हर समय यही हो रहा है कि स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब है हर समय ही एक्सीलरेशन जो है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। उसके लिए सर्कल में चलना जरूरी नहीं है, किसी भी पाथ पे चले।
अगर स्पीड कांस्टेंट रहकर अगर मैं यहां पर ऐसे रैंडमली कांस्टेंट स्पीड से इधर 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 ऐसे घूमने लगा कांस्टेंट स्पीड से, तो मेरा जो एक्सीलरेशन होगा वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। पर ये बात सिर्फ वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के लिए नहीं है, हमेशा सही है, हमेशा सही है। अगर आपने देखा कि वेलोसिटी का दिशा बदल रही है पर मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, जैसे मैं दूसरा सवाल आपको देता हूं, जैसे उसने बोला, सिर्फ और सिर्फ अभी मैं चेक करने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर एक कैट है, ये कैट है, ये पाथफाइंडर इरोडो हर जगह सवाल है ये, और यहां पर एक डॉग है, यहां पर एक कैट है, यहां पर एक डॉग है। अगर मैंने आपसे कहा, देखिए मैं आपको पूरी बात बताता हूं, मैकेनिक्स में मेरे पास सोचने के लिए 25-30 तरीके हैं। उन 25-30 बातों को मैं अपने दिमाग में रखता हूं और दुनिया का हर सवाल सॉल्व हो जाता है, और उसके अलावा मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। बस मैं सवाल सही से पढ़ लेता हूं, कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। उसके अलावा इंपॉर्टेंट है कि 25-30 बातें हैं पूरी मैकेनिक्स में जो एकदम ठोस सबूत की तरह आपको याद होनी चाहिए। ये फंडामेंटल बात है, ये फंडामेंटल बात है। जैसे फॉर एग्जांपल वो बोल रहा है कि कैट एक इधर भाग रही है, डॉग हमेशा कैट की तरफ भाग रहा है। यानी डॉग की अगर मोशन की बात की जाए तो अभी कांस्टेंट स्पीड से भाग रहा है, अभी इधर भाग रहा था, पर जैसे ही कैट इधर आई तो ये इधर घूम गया। तो डॉग हमेशा ऐसे भाग रहा है कि कहीं पर भी अगर है तो वो हमेशा कैट की तरफ भाग रहा है। इधर कैट यहां थी तो इधर भाग रहा है, अगर यहां पे कैट पहुंची तो वो यहां पे है तो वो इधर भाग रहा है। तो यानी डॉग हमेशा कैट को फॉलो कर रहा है, डॉग कैट को हमेशा फॉलो कर रहा है। यानी डॉग क्या कर रहा है, ऐसे भाग रहा है, दिखा आपको, ऐसे भाग रहा है, धक 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 ऐसे ऐसे करके। यानी कि वो हमेशा देख रहा है, कैट के सामने की तरफ देखते हुए भागे पड़ा है, कांस्टेंट स्पीड से भाग रहा है। तो आप मुझे बताइए, अगर वो कांस्टेंट स्पीड से भाग रहा है मेरे बेटा, तो अगर कोई पूछ दे, आज तक पूछा नहीं गया है, इस सवाल में भी नहीं पूछा गया, पर पूछ दे तो इस समय डॉग का एक्सीलरेशन किधर होगा, तो डॉग का एक्सीलरेशन इधर की तरफ होगा। एक्सीलरेशन ऑफ डॉग विल बी इन दिस डायरेक्शन। क्या इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई वेक्टर अपनी दिशा बदल रहा है तो उसको बदलने वाला उसके परपेंडिकुलर होगा। अगर वो अपना मैग्नीट्यूड बदल रहा है उस मूवमेंट पर, तो उसको बदलने वाला जो है वो उसके अलोंग होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या आपके ये बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन है तो आप यहां पर एक ऑप्शन है, रेज द हैंड, यू कैन टॉक टू मी ऑल्सो। आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, आप मुझसे बात भी कर सकते हैं बच्चों। अगर आपको लगे कि मैं कुछ बोलना चाहता हूं, आप कुछ कहना चाहते हैं, यू कैन टॉक टू मी ऑल्सो। आप यहां पर रेज द हैंड वाला फैसिलिटी यूज करके अगर बहुत जरूरी बात लगे, अदरवाइज आप चैट में लिख सकते हैं तो करिए, बिकॉज इट विल डेफिनेटली ब्रेक द रिदम। बट स्टिल इफ यू हैव समथिंग इन योर माइंड एंड यू वांटेड टू नो कि सर मैं ये डिस्कस करना चाहता हूं, ये बात मेरे पागल बना रही है, मुझे प्लीज समझाइए, तो मैं उसके बारे में बात करूंगा। पहले ये बात समझ में आई आपको? पहले ये बात समझ में आई? ऐसे ही एक सवाल और होता है, जैसे एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, वहां पे 3 इंसेक्ट हैं, एक इंसेक्ट ए है, एक इंसेक्ट बी है, एक इंसेक्ट सी है। एक इंसेक्ट ए है, एक इंसेक्ट बी है, एक इंसेक्ट सी है। ए हमेशा बी की तरफ भागता है, बी हमेशा सी की तरफ भागता है। यानी ए इधर चला, बी इधर चला, सी इधर चला। फिर बी अपनी दिशा बदलेगा क्योंकि सी ऊपर आ गया, ए अपनी दिशा बदलेगा क्योंकि बी इधर आ गया, और सी अपनी दिशा बदलेगा क्योंकि ए इधर आ गया। तो ये ऐसे चलते हैं, दे मूव लाइक दिस, दे मूव लाइक दिस। ये ऐसे चल के कहीं पर मिल देंगे, ये ऐसे जाकर यहां पर मिलते हैं। कुछ भी हो, मिलते हो ना मिलते हो, सवाल गया भाड़ में। पर आपने क्या देखा, इस केस में ये तीनों इंसेक्ट सिर्फ और सिर्फ अपनी दिशा बदल रहे हैं, मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहे हैं। सिर्फ क्या बदल रहे हैं? अपनी दिशा बदल रहे हैं, मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहे हैं। अगर वो मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहे हैं, सिर्फ दिशा बदल रहे हैं, तो उस केस में उनका एक्सीलरेशन उनकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। यानी जिस समय ये इंसेक्ट यहां पर होगा, उसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है, अगर वेलोसिटी इधर की तरफ है तो एक्सीलरेशन इधर की तरफ होगा, एक्सीलरेशन इधर की तरफ होगा। यानी एक्सीलरेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। व्हाई? बिकॉज इट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। जेईई एडवांस में एक सवाल आया, आगे आपको शायद शब्द ना पता हो या पता हो, मुझे पता नहीं। एक चीज होती है एंगुलर मोमेंटम और एक होती है टॉर्क। एंगुलर मोमेंटम को बदलने वाला टॉर्क होता है, तो टॉर्क की वैल्यू dl बाई dt होती है। टॉर्क की वैल्यू dl बाई dt होती है। टॉर्क को हम कहते हैं dl बाई dt के बराबर होता है। यानी टॉर्क L को बदलने वाला है।
तो सवाल जे एडवांस में आया कि टॉर्क की वैल्यू जो है वो A क्रॉस L है, तो L कैसे बदलेगा। तो जैसे एक बच्चा ने जिसने ये बात समझी हुई थी, ऐसे बहुत सवाल आए हैं जिनका इसमें इस्तेमाल होगा जे एडवांस में। ये छोटी सी बात इतनी काम की है फिजिक्स मैथ्स की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने कहा टॉर्क इज A क्रॉस L। जैसे ही हमने टॉर्क को देखा A क्रॉस L है, तो हम समझ गए कि टॉर्क जो है वो L के परपेंडिकुलर है। तो हमने तुरंत कह दिया L का सिर्फ दिशा बदलेगी, यही ऑप्शन करेक्ट किया, आगे बढ़ गए। L की सिर्फ दिशा बदलेगी, मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा, बिकॉज टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू एल आ गया है, इसलिए टॉर्क की सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बदलने वाली है, मैग्नीट्यूड नहीं बदलने वाला। क्या आपको यह बात समझ में आई। ये बात मैंने जनरल बोली है, किसी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के लिए नहीं बोली है, हमेशा जनरल बोली है। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर किसी ने मुझे बोला, मेरी बात को समझिएगा, कि एक सर्कल है यहां पर, और इस समय एक पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है और इसका एक्सीलरेशन इधर की तरफ है, तो बताओ क्या हो रहा है। इस समय किसी इंस्टेंट पे उसने आपने कहा कि वेलोसिटी इधर की तरफ है और एक्सीलरेशन इधर की तरफ है, तो क्या हो रहा है। तो हम कहेंगे वेलोसिटी इधर है, एक्सीलरेशन इधर है, तो एक्सीलरेशन को अगर हम देखें तो वी कैन सी कि एक्सीलरेशन इधर के बाद इधर भी कुछ इफेक्ट है और एक्सीलरेशन का इधर भी इफेक्ट है, यानी कि इस केस में एक्सीलरेशन के दोनों कंपोनेंट है, एक वेलोसिटी के अलोंग भी है और एक वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है कि स्पीड का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा होगा और साथ ही साथ दिशा भी बदल रही होगी, यानी कि अगर मैं इसको यहां पर थीटा एंगल बोल दूं, तो a cos थीटा जो होगा, ये काम क्या करेगा, ये स्पीड बदलेगा, यानी कि a cos थीटा जो है वो चेंज इन स्पीड लाएगा, इट विल चेंज द स्पीड, a cos थीटा। एंड इफ समबडी आस्क व्हाट a sin थीटा विल डू, तो a sin थीटा जो है वो आपका डायरेक्शन बदलेगा, a sin थीटा जो है वो डायरेक्शन चेंज करेगा। ये किसी भी वेक्टर के लिए सही है, नॉट ओनली वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। जैसे किसी ने आपसे पूछा, मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा, कि दिस इज द पोजीशन वेक्टर, एक पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर इधर है और उसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है, तो आपको दिखाई दिया वेलोसिटी पोजीशन वेक्टर को बदलती है और आपको दिखाई दिया कि ये एंगल थीटा है, तो आप क्या बोलोगे, v cos थीटा पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड बढ़ाएगा, यानी v cos थीटा जो है वो पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड बढ़ाएगा, यानी इस पार्टिकल की दूरी ओरिजिन से, अगर ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन से पार्टिकल की दूरी जो है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि v cos थीटा इस दूरी को पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बढ़ाने वाला है। तो v cos थीटा जो है पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बढ़ाने वाला है, v cos थीटा पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बढ़ाने वाला है, v cos थीटा पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बढ़ाने वाला है, डिस मैग्नीट्यूड को बढ़ाएगा, यानी कि v cos थीटा मैग्नीट्यूड को बढ़ाएगा। और v sin थीटा क्या करेगा, v sin थीटा जो करेगा वो दिशा बदलेगा, वो डायरेक्शन चेंज करेगा, वो डायरेक्शन चेंज करेगा। बहुत बढ़िया। दिशा बदलनी बहुत इंपॉर्टेंट, देख समझ में आना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे उसने बोला एक सैटेलाइट, एक अर्थ है और एक एस्ट्रॉइड को इधर से फेंका गया है v वेलोसिटी से, और उसका पाथ कुछ इस तरह का जा रहा है, इस तरह से जा रहा है। तो पूछा गया मिनिमम डिस्टेंस बताओ कहां होगी। अब देखकर थोड़ी बता दोगे मिनिमम डिस्टेंस कहां होगी, सेंटर से मिनिमम डिस्टेंस। तो अगर आप नोटिस करें, इसको सेंटर से इसको मिलाया, ये पोजीशन वेक्टर है पार्टिकल का, बाद में भी मिलाया, तो इस समय अगर आप देखें तो v का एक कंपोनेंट पोजीशन वेक्टर की तरफ है और एक परपेंडिकुलर है। v के कंपोनेंट को अगर देखें तो इस समय v का एक कंपोनेंट इधर की तरफ है, एक इधर की तरफ है, यानी ये दूरी को कम करेगा, दिशा को बदलेगा। यहां पर v इधर की तरफ है, यानी ये भी, इसका भी एक कंपोनेंट इधर की तरफ है, यानी ये दूरी को कम करेगा, दिशा बदलेगा। यहां पर भी ये v है, यहां पर भी ये v है। एक ऐसी जगह आई जहां पर ये v है, तो इससे पहले तक
वेलोसिटी का एक कंपोनेंट जो था वो इसकी तरफ आ रहा था, इस पोजीशन वेक्टर की तरफ आ रहा था, इसका मतलब वो मैग्नीट्यूड को कम कर रहा था। और इसके बाद की अगर बात करें तो इसके बाद अगर देखें तो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर की तरफ है और एक परपेंडिकुलर है, तो ये दिशा को मैग्नीट्यूड को बढ़ा रहा होगा। तो जब ये परपेंडिकुलर होंगे तभी हम कहेंगे कि ये सेपरेशन मिनिमम है, क्योंकि उससे पहले वेलोसिटी का एक कंपोनेंट जो था वो मैग्नीट्यूड को घटा रहा था और उसके बाद मैग्नीट्यूड को बढ़ा रहा है। तो जिस मूवमेंट पे ये परपेंडिकुलर होंगे उस समय मैग्नीट्यूड सबसे पोजीशन वेक्टर का सबसे कम रहा होगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? प्लीज से यस इफ यू गॉट दिस पॉइंट, प्लीज से यस इफ यू गॉट दिस पॉइंट, बिकॉज इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। चाहे जितनी देर लगे, मैंने क्या ना पूरी 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 मैकेनिक्स में 25 बातें हैं, पूरी फिजिक्स में ये काम आने वाला है, तो ये मेरे दिमाग में घुसना चाहिए। लड़िए, पूछिए, डिस्कस करिए इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन। मैंने क्या कहा, कोई भी वेक्टर जो है बोरिंग लगेगा क्योंकि लेकिन इंपॉर्टेंट है बहुत, क्योंकि अगर आप ढंग से पढ़ना चाह रहे हैं तो कोई भी वेक्टर जो है, अगर वो वेक्टर अपना उसको चेंज करने वाले को ढूंढिए, उसको चेंज कौन कर रहा है। जैसे पोजीशन वेक्टर को चेंज वेलोसिटी करती है, वेलोसिटी को चेंज एक्सेलरेशन करता है। इनके एंगल के आधार पर आप बता सकते हैं कि क्या होने वाला है, दूरी घटने वाली है, मैग्नीट्यूड बढ़ने वाला है, इनके एंगल के हिसाब से आप बता सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, आप एक घर में सीलिंग फैन लगा है, लेट से लगा हुआ है, आज की डेट में कई घरों में नहीं लगा होता, सीलिंग फैन लगा हुआ है। आप एक घर में सीलिंग फैन लगा हुआ है और सीलिंग फैन जो है उसके एक टिप का पॉइंट है। पंखा आपने ऑन किया, अभी बंद पड़ा था, पंखा आपने ऑन किया और अब वो चलना स्टार्ट कर रहा है। ऑन किया पंखा, तो अभी अभी स्पीड गेन नहीं की है, अभी ऑन किया आपने, स्पीड बढ़ानी स्टार्ट कर रहा है। तो उसके टिप, जो उसके विंग्स हैं, उसके जो टिप है, ब्लेड्स जो है उसकी, उन ब्लेड्स के जो टिप वाला पॉइंट है, उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में कैसा एंगल होगा, उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में कैसा एंगल होगा, व्हाट डू यू सजेस्ट? क्या एंगल होगा उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में? अगर मैं बात करूं कि ब्लेड को जस्ट अभी आपने फैन को जस्ट ऑन किया है, तो कैसा एंगल होगा ऑन करने के थोड़े बाद, 1 सेकेंड बाद, ऑन करने के 1 सेकेंड बाद? परपेंडिकुलर होने के बाद बेटा इनके बीच का परपेंडिकुलर, इससे पहले एक्यूट एंगल बन रहा था, एक्यूट एंगल बन रहा था, यानी इनके वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर के बीच में एक्यूट एंगल था। एक्यूट एंगल था यानी एक कंपोनेंट दूरी को कम भी कर रहा होगा। इस समय, इससे पहले तक हमेशा एंगल 90 डिग्री था, उससे पहले यहाँ पे 90 हुआ, उसके पहले एक्यूट एंगल था, तो दूरी कम हो रही है। उसके बाद वेलोसिटी वेक्टर और ये पोजीशन वेक्टर है और ये वेलोसिटी है, तो इनके बीच का एंगल ऑब्ट्यूज हो गया। तो एक कंपोनेंट जो आएगा वो दूरी को बढ़ाएगा, तो मिनिमम डिस्टेंस होगी एक्यूट एंगल। थैंक यू यार, वेरी वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच अरुण। अरुण ने कहा कि एंगल एक्यूट होगा। कैसे उन्होंने कहा एंगल एक्यूट होगा? क्योंकि उन्होंने कहा कि सर उसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, यानी क्योंकि चलना फैन स्टार्ट किया है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। इसका मतलब है इट विल हैव सम एक्सीलरेशन इन दिस डायरेक्शन, और इसकी दिशा भी सर बदल रही है, यानी इट विल हैव सम एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन, यानी नेट एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, तो ये वेलोसिटी के साथ एक्सेलरेशन के बीच का जो एंगल होगा वो कैसा होने वाला है? वो एक्यूट होने वाला है। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। तो दिस एंगल विल बी एक्यूट, ये एंगल एक्यूट होगा, जो आपने समझ में आया आपके। तो हमेशा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ताकि मैं आगे बात कर पाऊं, ये बात याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा इस बात को कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अच्छा बताइए, अच्छा एक एग्जांपल दीजिए, सिंपल सा एग्जांपल दीजिए। एक पार्टिकल है, देखता हूं कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। वो कांस्टेंट स्पीड से v कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, सर्कल में चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड से सर्कल में चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड से सर्कल में चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड से सर्कल में चल रहा है। बहुत ध्यान से देखिएगा, कांस्टेंट स्पीड से सर्कल में चल रहा है। तो आप मुझे बताइए, और इसके एक्सीलरेशन को a से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सीलरेशन को a से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमको पता है। वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं। एक हमने फिजिकल क्वांटिटी बनाई da बाई dt। आप मुझे बताइए da बाई dt की डायरेक्शन क्या होगी? da बाई dt होगा भी कि नहीं होगा? da बाई dt की डायरेक्शन क्या होगी?
डीए बाई डी की डायरेक्शन क्या होगी? कोई बता दे तो मैं समझ जाऊंगा कि वो ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 लाएगा। डीए बाई डी की डायरेक्शन क्या होगी? डीए बाई डी की डायरेक्शन क्या होगी? कोई मुझे बता दे कि डीए बाई डी की डायरेक्शन क्या होगी। इसका मतलब है आपको मेरी ये बात समझ में आई, और आपको अगर समझ में आने लगी है बातें तो आप सब कुछ चापने वाले हैं। कोई मुझे बताए डीए बाई डी। मुझे नहीं पता डीए बाई डी को कहते क्या है, कहते पता है मुझे, पर इंटरेस्ट नहीं है मेरा, क्योंकि हमें कोई जानने को कहता नहीं है। तो डीए बाई डी की डायरेक्शन क्या होगी? 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 टेक योर टाइम, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ये क्लास वैसी नहीं है कि मैं ही बोलता रहूंगा, आपको समय है, आप आराम से करके बताइए डीए बाई डी की डायरेक्शन क्या होगी। एनीबडी इन दिस क्लास, एंड प्लीज मुझे जरूर बताना अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा हो रहा है, लेवल हाई है, तो मैं देखूंगा कि क्या कर सकता हूं, मैं और आसान करने की कोशिश करूंगा। पर कोशिश करिए कि आप अपना लेवल उठाइए, ना कि मुझे कहिए कि मैं अपना लेवल गिराऊं। अरुण ने कहा ए की वैल्यू डीए बाई डी की तो किधर आ गई अरुण? किधर आ गई? किधर आ गई अरुण? बहुत बढ़िया। वैसे बात तो आपने सही बोली। अगर आप देखें अरुण ने कैसे एनालाइज किया, प्लीज समझने की कोशिश करें। उन्होंने कहा सर वेलोसिटी इधर है, अगले मूवमेंट में 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 वेलोसिटी इधर है। इसका मतलब है कि वेलोसिटी का सिर्फ दिशा बदल रही है। तो आप अरुण ने कहा एक्सीलरेशन इसके परपेंडिकुलर होगा, तो यहां पर इसका एक्सीलरेशन इधर की तरफ होगा, यहां पर इसका एक्सीलरेशन इधर की तरफ होगा। हर जगह एक ही जैसा काम कर रहा है एक्सीलरेशन, हर जगह एक ही जैसा काम कर रहा है एक्सीलरेशन। क्या कर रहा है? वो उसी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को दिशा को बदल रहा है। तो ये एक्सीलरेशन के बारे में बात हुई। अब आपको एक्सीलरेशन को देखिए क्या कर रहा है। क्या आपको दिखाई दे रहा है जैसा कि सुमित्रा ने कहा, सुमित्रा ने कहा ना 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 सुमित्रा, ध्यान से देखो सुमित्रा, प्लीज ध्यान से देखो। अरुण ने क्या बात बोली? अरुण ने कहा कि सर मैंने नोटिस किया एक्सीलरेशन मैंने हर जगह बनाया, फिर मैंने एक्सीलरेशन को नोटिस किया। क्या आप देख रहे हैं कि एक्सीलरेशन भी अपनी दिशा बदल रहा है लगातार? क्या आप देख रहे हैं एक्सीलरेशन भी अपनी दिशा बदल रहा है लगातार? क्या आप देख रहे हैं एक्सीलरेशन भी अपनी दिशा बदल रहा है लगातार? क्या आपको दिखाई देना चाहिए ना कि एक्सीलरेशन सर अपनी दिशा बदल रहा है लगातार। एक्सीलरेशन, अगर एक्सीलरेशन अपनी दिशा बदल रहा है लगातार, तो डीए बाई डी उसके परपेंडिकुलर होगा, यानी डीए बाई डी जो होगा वो टेंजेंशियल होगा। तो डीए बाई डी की डायरेक्शन जो होगी, डीए बाई डी की डायरेक्शन जो होगी वो टेंजेंशियल होगी। डीए बाई डी की डायरेक्शन टेंजेंशियल होगी, डीए बाई डी की डायरेक्शन टेंजेंशियल होगी, डीए बाई डी की डायरेक्शन टेंजेंशियल होगी। क्यों? क्योंकि वो एक्सीलरेशन के दिशा को बदल, एक्सीलरेशन की दिशा लगातार बदल रही है, तो उसको बदलने वाला उसके परपेंडिकुलर होगा। अब गरीबों समझो, एक्सीलरेशन की अगर सिर्फ दिशा बदल रही है तो उसको बदलने वाला उसके परपेंडिकुलर होगा। सुमित्रा, अरुण, अरुण ने तो क्या, अरुण सुमित्रा प्लीज बताओ यार, बोलोगे नहीं तो कैसे समझेंगे? सक्षम, लोकेश, रुस्तम, तनिष्क, शुभो, प्रियांक, रोहित, प्रभात मणि, कोई तो बोलो। सो गए क्या? सुमित्रा, सुमृता, क्या नाम है? सुनृता, जो भी नाम है। अब मान लो, बोलो कि अगर मान लो ये पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है, और इसको मैंने पोजीशन वेक्टर कहा, ये मेरा पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, और ये कांस्टेंट स्पीड से ही घूम रहा है, कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, सर्कल में कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है। और ये पोजीशन वेक्टर है आर, सेंटर से पोजीशन वेक्टर है आर, यहां पे आर ये है, दिस इज आर, 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 ये आर है, ये आर है,
बहुत बढ़िया तनिष, बहुत बढ़िया। मेरे बच्चे आप मुझे बताइए, ये आर वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से आर है। अगर मैं बोलूं आर वेक्टर का 225वां डेरिवेटिव, 225वां डेरिवेटिव आर वेक्टर का किधर की तरफ होगा? आर वेक्टर का 225वां डेरिवेटिव किधर की तरफ होगा? होगा भी कि नहीं होगा ये बताना है। अगर होगा तो किधर की तरफ होगा? आर का पहला डेरिवेटिव वेलोसिटी होता है, आर का दूसरा डेरिवेटिव एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि वेलोसिटी का डेरिवेटिव, दूसरा डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव का डेरिवेटिव। तो 225वां डेरिवेटिव किधर की तरफ होगा? 225वां डेरिवेटिव किधर की तरफ होगा? आर वेक्टर का 225वां डेरिवेटिव किधर की तरफ होगा? प्लीज बताइए, इस सवाल का आंसर चाहिए मुझे। आर वेक्टर का 225वां डेरिवेटिव किधर की तरफ होगा? क्योंकि आपने एक बात पकड़नी जरूरी है दिशा के बारे में, क्योंकि कोई वेक्टर चेंज होता है तो उसके चेंज करने वाले की दिशा से आप सब कुछ खेल बता सकते हैं। किधर की तरफ होगा? किधर की तरफ होगा? 225वां डेरिवेटिव किधर की तरफ होगा? इसका 225वां डेरिवेटिव आर वेक्टर का किधर की तरफ होगा? आर वेक्टर का 225वां डेरिवेटिव किधर की तरफ होगा? तनिष्क ने बोला इसका आंसर टेंजेंशियल। तनिष्क ने बोला इसका आंसर टेंजेंशियल। आई लव टू नो तनिष्क, कैसे बोला आपने? तनिष्क आपने कैसे बोला? कैसे आपके दिमाग में आया टेंजेंशियल आर वेक्टर का? पता नहीं, कि ज्यादा हो तो बता देना भाई, कहीं तुम लोगों को लगे कि यार कुछ ज्यादा मास्टर जी ज्यादा कॉम्प्लेक्स। एक बात तो बोल रहा हूं, सिर्फ पूरी कहानी में एक बात याद रखनी है, उसके एप्लीकेशन तो देखते रहेंगे, पर एक बात एकदम गांठ बांध के रख लेनी है। क्या है वो गांठ बांध के बाद? कि अगर कोई वेक्टर अपनी दिशा बदल रहा है तो उसको बदलने वाला उसके परपेंडिकुलर होता है। अगर कोई वेक्टर अपना मैग्नीट्यूड बदल रहा है, ये मेरे मास्टर जी ने मेरे स्कूल में 11वीं में ऐसे चलते फिरते बताई थी, और ये मेरे दिमाग में इतनी गहरी असर की थी कि मेरे को उस जमाने में भी बहुत सारे सवालों में इसका इस्तेमाल किया था, जब मैं खुद जे की तैयारी करता था। स्कूल के मास्टर जी ने बताई थी। लोकेश कह रहे, बहुत बढ़िया। तनिष्क और शरिता दोनों, क्या नाम है यार, मैं गलत पढ़ रहा हूं क्या? तनिष्क और समृता नाम है, समृता, जो भी नाम है। आपने बहुत बढ़िया तरीके से आंसर दिया। आई एम वेरी हैप्पी। आप एक बात समझिए, आर वेक्टर अपनी दिशा बदल रहा है, उसको बदलने वाला वेलोसिटी है, यानी dr बाई डी टी टेंजेंशियल आ गया। dr बाई डी टी टेंजेंशियल आ गया। अब dr बाई डी टी भी अपनी डायरेक्शन बदल रहा है, उसका नाम है एक्सीलरेशन। तो d2r बाई d2r बाई डी2 की वैल्यू क्या आ गई? नॉर्मल के अलॉन्ग आ गई, सेंटर लाइन के अलॉन्ग आ गई, सेंटर लाइन के अलॉन्ग। अब ये भी अपनी दिशा बदल रहा है, ये भी अपनी दिशा बदल रहा होगा, तो इसकी डेरिवेटिव टेंजेंशियल आ गया, टेंजेंशियल आ गया। ये भी अपनी दिशा बदल रहा है, जो भी इसका नाम है, ये भी अपनी दिशा बदल रहा है, तो इसका डेरिवेटिव नॉर्मल आ गया। यानी हर ऑड डेरिवेटिव यूनिफॉर्मली, अगर कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा होगा तो उसका हर आर का हर डेरिवेटिव जिंदा है। आर नाम पता हो ना पता हो, पर उसका आर का हर डेरिवेटिव जिंदा है, क्योंकि हर चीज अपनी दिशा बदल रही है। तो हर ऑड डेरिवेटिव टेंजेंशियल और हर इवन डेरिवेटिव सेंटर लाइन यानी नॉर्मल के अलोंग होगा। हर ऑड डेरिवेटिव टेंजेंशियल, हर ऑड डेरिवेटिव टेंजेंशियल, और हर इवन डेरिवेटिव जो है वो उसके अलोंग होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत बढ़िया। आई होप ये बात आपके दिमाग में घुस गई हो। पक्का? पक्का क्लियर है सभी को ये बात? ये बात घुस गई दिमाग में हमारे कि यार ये बात तो एक बात क्लियर हो गई मुझे कि अगर जैसे कभी भी कोई पार्टिकल चल रहा है, कोई पूछे, कोई पैराबोल, कोई जैसे मान लो ये पार्टिकल है, ये पैराबोला में एक पार्टिकल को फेंका गया, ये ग्रेविटी में पैराबोला में जा रहा है। कोई पूछे कि मुझे बताइए कि इससे, इस पॉइंट से, ओरिजिन से इसकी दूरी कब तक बढ़ी है, तो हमने पता है कि ओरिजिन, ये अगर इस पॉइंट को मिलाएं तो ये पोजीशन वेक्टर है, ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा, एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा, यानी ये मैग्नीट्यूड बढ़ाएगा, यानी पोजीशन वेक्टर बढ़ रही है। तो जिस मूवमेंट पर
ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे, आर और वी परपेंडिकुलर हो जाएंगे, उस मूवमेंट पर ये मैक्सिमम सेपरेशन होगा। मैक्सिमम सेपरेशन होगा। क्या आपके दिमाग में घुसा ये सवाल? जब भी मैक्सिमम सेपरेशन पूछेगा, इसका मतलब है उससे पहले मैं उस सेपरेशन, मैक्सिमम सेपरेशन कब होगा? जब सेपरेशन बढ़ के घटा हो, बढ़ के जहां पे घटे, सेपरेशन किसी पॉइंट से बढ़ के घटे, तो जिस समय ये हो रहा होगा, पहले बढ़ रहा हो बाद में घट रहा हो, यानी उससे पहले आर और वी के बीच का एंगल एक्यूट होगा और उसके बाद आर और वी के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज होगा। तो उस मूवमेंट पर आर और वी के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो यानी मैक्सिमम मिनिमम सेपरेशन, जब भी कोई बात पूछ रहा होगा तो ये कहानी का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करिएगा। ये बहुत बढ़िया ओलंपियाड का ही सवाल है। पोजीशन पैराबोला में पार्टिकल को फेंका गया, पूछा गया है कि कैसे फेंका जाए कि उसका सेपरेशन हमेशा बढ़ता रहे, कभी घटे ना। ऐसा करेंगे हम सवाल, ये सारे सवाल आएंगे तो। पर मुद्दा कहानी का समझ में आना चाहिए कि आपने एक चीज सीखी, बाकी सब गया भाड़ में। एक चीज सीखनी बहुत जरूरी है कि अगर कोई वेक्टर अपनी दिशा बदल रहा है तो उसको बदलने वाला उसके परपेंडिकुलर है और उसको मैग्नीट्यूड बदलने वाला उसके अलोंग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। अब बात आई मैग्नीट्यूड। जैसे अब कोई वेक्टर है ए, वेक्टर है ए और इसको बदलने वाला ये है बी, वेक्टर है बी, ये एंगल है थीटा। तो बी कॉस थीटा क्या करेगा मेरे बच्चों? क्या कर रहा है बी कॉस थीटा? क्या कर रहा है बी कॉस थीटा? क्या कर रहा है बी कॉस थीटा? कर क्या रहा है? बी कॉस थीटा जो है वो है डी बाई डी टी ऑफ मॉड ए। वो मॉड ए बदल रहा है। बी कॉस थीटा जो है वो मॉड ए बदल रहा है, वो मैग्नीट्यूड बदल रहा है। तो हम इसको, अभी तो हमने बात हुई ये मैग्नीट्यूड बदलेगा, वो बदलेगा, लेकिन अब लिखेंगे भी तो, लिखना भी तो आना चाहिए। तो बी कॉस थीटा जो है वो उसका मैग्नीट्यूड बदल रहा है, मैग्नीट्यूड बदल रहा है। अगर मैग्नीट्यूड बदल रहा है तो उसको हम लिखेंगे डी बाई डी टी ऑफ मैग्नीट्यूड। अगर वो सिर्फ मैग्नीट्यूड बदल रहा है तो उसको लिखेंगे डी बाई डी टी ऑफ मैग्नीट्यूड। प्लीज ध्यान से देखिएगा, इसे कहते हैं डी बाई डी टी ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ये तो लिखने का तरीका है, अब लिखने का तरीका भी तो आना चाहिए आपको। बी कॉस थीटा को क्या लिखेंगे? डी बाई डी टी ऑफ मैग्नीट्यूड। बी कॉस थीटा को लिखेंगे डी बाई डी टी ऑफ मैग्नीट्यूड। बी कॉस थीटा को लिखेंगे डी बाई डी टी ऑफ मैग्नीट्यूड। और बी साइन थीटा क्या कर रहा है? 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 बी साइन थीटा इसकी दिशा बदल रहा है। दिशा बदलने का क्या मतलब होता है? दिशा बदलने का क्या मतलब है? मैथमेटिकल फीलिंग तो आ गई मुझे। अब मैं मैथ्स भी तो लिखना चाहूंगा, बिना नंबर लिखे हुए फिजिक्स में आगे नहीं बढ़ सकते। फिजिक्स में कुछ लिखना पड़ेगा, आपकी अंग्रेजी भाषा को गणित में लिखना पड़ेगा। तो बी कॉस बी जो है, अगर बी साइन थीटा उसकी दिशा बदल रहा है, अगर किसी चीज की दिशा बदल रही है, इसका पता आप कैसे पता लगाएंगे? इसका पता कैसे लगाएंगे? किसी चीज की दिशा बदल रही है, उसका पता कैसे लगाएंगे? इस दिशा बदलने का मतलब है किसी रेफरेंस लाइन से, किसी रेफरेंस लाइन से उसका जो एंगल है अल्फा, तो थोड़े समय बाद जो ए वेक्टर होगा, थोड़े समय बाद ए वेक्टर जो होगा वो इधर की तरफ हो गया होगा। थोड़े समय बाद ए वेक्टर जो है पहले इधर था, अब वो ए वेक्टर इधर की तरफ हो गया होगा। दिस इज द ए ओल्ड और ये ए न्यू है, ए न्यू है। उसका मैग्नीट्यूड भी बढ़ गया और उसकी दिशा भी बदल गई। तो दिशा बदलने का मतलब होता है बेटा, दिशा बदलने का मतलब होता है कि उसका किसी फिक्स्ड लाइन से एंगल बदलेगा। तो नोट करके लिखिए पहले प्लीज, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट, प्लीज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट। इफ लिखिए इस बात को, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन और बहुत समय तक आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए। इफ any vector, if any vector
इज चेंजिंग डायरेक्शन। किसी इंस्टेंट पर कोई वेक्टर जो है वो चेंज कर रहा है डायरेक्शन, चेंजिंग डायरेक्शन, चेंजिंग डायरेक्शन। कोई वेक्टर चेंज कर रहा है अपनी डायरेक्शन, कोई वेक्टर चेंज कर रहा है अपनी डायरेक्शन। व्हाट डज दैट मीन? एंगल मेड बाय दैट वेक्टर, एंगल मेड बाय दैट वेक्टर, दैट वेक्टर अल्फा बोल देते हैं, लेट्स से, फ्रॉम फाई बोल देते हैं, फाई, फाई फ्रॉम एनी रेफरेंस लाइन इज चेंजिंग। एम आई राइट? इज इट क्लियरली मीनिंगफुल कि इसका मतलब यही हुआ? रेफरेंस लाइन, आपने कोई रेफरेंस लाइन ली होगी, कहीं भी ले सकते हो रेफरेंस लाइन, उससे वो अपनी दिशा बदल रहा होगा, यानी उससे एंगल बदल रहा होगा, एंगल बदल रहा होगा। अगर किसी वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वो किसी रेफरेंस लाइन से उसका एंगल बदल रहा होगा, एंगल बदल रहा होगा। अभी मैं आपको समझा रहा हूं, आसान भाषा में समझिएगा। एंगल बदल रहा होगा, यानी इस रेफरेंस लाइन से जो एंगल डी है, फाई है, यानी उसका डिफाई बाई डी नॉन जीरो होगा। उसका डिफाई बाई डी नॉन जीरो। किसी रेफरेंस लाइन से अगर एंगल बदल रहा है, यानी एंगल का बदलाव हो रहा है, यानी उसका रेट ऑफ चेंज नॉन जीरो होगा, डिफाई बाई डी नॉन जीरो होगा। एम आई मेकिंग सेंस और नॉट? क्या आपको बात समझ में आएगी? उसका डिफाई बाई डी नॉन जीरो होगा। उसका डिफाई बाई डी, फाई हमने एंगल फ्रॉम द रेफरेंस लाइन बोला। कोई भी वेक्टर अगर अपनी दिशा बदल रहा है, डिफाई बाई डी नॉन जीरो होगा। इस डिफाई बाई डी को हमने आज से नाम दिया, इस डिफाई बाई डी को नाम दिया हमने ओमेगा। ओमेगा क्या है? ओमेगा, डिफाई बाई डी का क्या नाम दिया हमने? ओमेगा। ओमेगा क्या है? अगर ये वेक्टर का नाम ए था, इस वेक्टर का नाम ए था, कोई भी वेक्टर हो सकता है ए, तो ओमेगा जो है मेरे बेटा, ये है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ, एंगुलर स्पीड अभी हम कहते हैं, एंगुलर स्पीड ऑफ। अभी वेलोसिटी वेक्टर में नहीं घुसूंगा, बाद में घुसेंगे, क्योंकि इसके वेक्टर में भी बात करनी पड़ेगी। एंगुलर स्पीड ऑफ वेक्टर ए, एंगुलर स्पीड ऑफ वेक्टर ए, एंगुलर स्पीड ऑफ वेक्टर ए। पता नहीं क्या बोल गया मैं, एंगुलर स्पीड ऑफ वेक्टर ए। डिड यू गेट दैट? एंगुलर स्पीड ऑफ वेक्टर ए, एंगुलर स्पीड ऑफ वेक्टर ए, एंगुलर स्पीड ऑफ वेक्टर ए। अरुण शर्मा, आपने पूछा कि व्हाई नॉट डी बाई डी टी ऑफ ए कैप? एक्चुअली वो वही निकाला है मैंने। अरुण शर्मा ने कहा कि अगर दिशा बदल रही है, बहुत बढ़िया बात बोली अरुण शर्मा ने, मैं उस पर भी आऊंगा। तो अरुण शर्मा ने कहा कि एक हुआ अरुण शर्मा ने क्या कहा? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अरुण शर्मा ने कहा कि वेक्टर आर लिखने का तरीका है आर आर कैप। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, वेक्टर लिखने का यही तरीका है। उसने कहा कि एक जो है ये मैग्नीट्यूड बदल सकता है या दिशा बदल सकती है। तो उसने कहा कि डी वेक्टर आर बाई डी टी की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो वो मेरे पास आएगी डी आर बाई डी टी इंटू आर कैप, प्रोडक्ट रूल, प्लस डी आर कैप बाई डी टी इंटू आर। मैंने कहा बिल्कुल सही है। ये डी आर कैप बाई डी होगा क्या? ये दिशा बदलने, दिशा यही तो है, वो उसकी दिशा, रेफरेंस लाइन से एंगल जो बदल रहा है वही तो है ये दिशा। उसी को ये डी आर कैप बाई डी टी कहने में कोई बुराई नहीं है। पर क्यों नहीं कहा, मैं भी समझाता हूं कि हमें इस पहले बात तो फीलिंग आनी चाहिए, हमें फिजिकली समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है, फिजिकली समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है, डी आर कैप बाई डी टी होता क्या चीज है। तो फिजिकली समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि क्या है। आपने जो ये लिखा ये बिल्कुल सही है। क्या इन्होंने सही लिखा? अरुण ने जो बोला बिल्कुल सही चीज लिखी है इन्होंने, मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। चलिए मैं और एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। एक सिंपल एग्जांपल से, अगर कोई वेक्टर है, लेट्स से ये वेक्टर आर है, अभी ये एंगल थीटा है, वेक्टर आर है, ये एंगल थीटा है, तो क्या मैं बेटा वेक्टर आर को लिख सकता हूं आर ब्रैकेट में कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप?
किसी को दिक्कत क्या है इसी में? आर कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप लिख सकता हूं। अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं तो v आएगा चेन रूल से, प्रोडक्ट रूल से, पहले r का किया तो dr बाई dt, और ये क्या आया cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। प्लीज चेक करिए, पहले मैंने इसका r का डेरिवेटिव किया प्लस अब r को कांस्टेंट रखा, अब इनका डेरिवेटिव किया, cos थीटा का डेरिवेटिव हुआ माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी आई कैप प्लस कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी जे कैप। अरे चेक करिए, तो क्या मैं वेक्टर आर को लिख सकता हूं? इट इज डी आर बाई डी टी आर कैप। क्या कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे ही आर कैप है? अरे बताइए, डी आर बाई डी टी आर कैप लिख सकता हूं। और अगर मैं यहां से देखिए थीटा डी थीटा बाई डी टी बाहर आ गया तो मैंने क्या किया, इसको लिखा आर डी थीटा बाई डी टी, आर डी थीटा बाई डी टी। क्या ये बगल में लिखा है माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप? अरे चेक करिए, क्या अगर मैं इसको देखूं ये यूनिट वेक्टर, क्या ये यूनिट वेक्टर जो है, क्या ये यूनिट वेक्टर इस दिशा में है? क्या ये यूनिट वेक्टर इस दिशा में है? ये वाला यूनिट वेक्टर इस दिशा में है? क्या ये वाला यूनिट वेक्टर इस दिशा में है? ये वाला यूनिट वेक्टर इस दिशा में है? अरे बताइए, तो ये वाला यूनिट वेक्टर इस दिशा में है तो ये इसका क्या कर रहा है, एंगल बदल रहा है। तो हमने कहा क्यों ना इस चीज को, एक टर्म को नाम दे देते हैं डी थीटा बाई डी टी को, वो तो हम समझा ही चुके हैं। अब इस टर्म का नाम दे देते हैं डी थीटा बाई डी टी का। तो हमने डी थीटा बाई डी टी का नाम दे दिया बेटा, इस डी थीटा बाई डी टी का हमने यहां पे नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? ओमेगा। डी थीटा बाई डी टी का हमने नाम दे दिया ओमेगा। अभी मैं समझा रहा हूं, प्लीज ध्यान से रखिएगा। ओमेगा नाम दे दिया। ओमेगा क्या है? ओमेगा जो है हमारे पास, इट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए। यहां पर ओमेगा कोई पूछेगा क्या है यहां पर, तो हमारे पास ओमेगा क्या था? एंगुलर स्पीड ऑफ ए। तो एंगुलर स्पीड जो है, एंगुलर स्पीड मतलब उसका एंगल चेंज होने का रेट ऑफ वेक्टर ए, एंगुलर स्पीड ऑफ वेक्टर ए। प्लीज ध्यान से समझिए, एंगुलर स्पीड ऑफ वेक्टर ए। एंगुलर स्पीड जो है मेरे बच्चे, वो किसी के लिए भी डिफाइन की जा सकती है। एंगुलर स्पीड किसी भी वेक्टर के लिए डिफाइन की जा सकती है। कई बार आपको आके आके बोलेगा कि मान लो, मेरी बात समझिएगा, वी कैन डिफाइन एंगुलर स्पीड ऑफ एक्सीलरेशन ऑल्सो। एंगुलर स्पीड ऑफ एक्सीलरेशन का क्या मतलब होगा? अगर किसी ने बोला एंगुलर स्पीड ऑफ एक्सीलरेशन, एंगुलर स्पीड ऑफ एक्सीलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी बोलूंगा जनरली वैसे, क्योंकि दिशा भी होती है, पर अभी हम मैग्नीट्यूड में सिर्फ इंटरेस्टेड हैं, इसलिए मैं दिशा पे एम्फसाइज नहीं किया। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एक्सीलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एक्सीलरेशन का क्या मतलब हुआ? एक्सीलरेशन अगर किसी सवाल में अपनी दिशा बदल रहा होगा तो जिस रेट से उसका एंगल चेंज हो रहा होगा रेफरेंस लाइन से, दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एक्सीलरेशन। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एक्सीलरेशन, प्लीज समझिए, प्लीज समझिए, प्लीज समझिए, प्लीज समझिए, पक्का? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एक्सीलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एक्सीलरेशन। एंगुलर वेलोसिटी अगर कई बार आएगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी, मतलब अगर वेलोसिटी अपनी दिशा बदल रही होगी तो उसकी भी रेट होगा बदलने का, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी, इसका भी हो सकता है। हम जनरली जब हमारे स्कूलों में बचपन में हमने पढ़ा है, वो सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पोजीशन वेक्टर पढ़ते हैं, पर एंगुलर वेलोसिटी किसी के लिए भी डिफाइन है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, अगर पोजीशन वेक्टर अपनी दिशा बदल रहा है, हम जनरली यही पढ़ते हैं। हमें लगता है ओमेगा सिर्फ इसी के लिए डिफाइन है, पर ओमेगा सबके लिए डिफाइन है, ओमेगा सबके लिए डिफाइन है। पता ऐसा तो नहीं हो रहा कि बहुत ज्यादा हो रहा है, प्लीज बता देना। आज मैंने सोचा कि मैं फंडामेंटल मैथ्स तो पहले समझा दूं, मैथ्स तो पहले समझा दूं ताकि हमें समझ में आए। हमने क्या किया मेरे बेटा, वी हैव जस्ट डिफाइंड एक क्वांटिटी हमने डिफाइन की है
डी फाई बाई डी टी। अगर कोई वेक्टर अपनी दिशा बदल रहा होगा तो उसको बदलने वाले, उसका एंगल जो बदल रहा होगा, उसका डेरिवेटिव को हमने एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड नाम से बता दिया, एंगुलर स्पीड नाम से बता दिया। डर लग रहा है मुझे थोड़ा थोड़ा, पता नहीं, क्योंकि ऑफलाइन होता है तो मेरे को दिखते हैं बच्चे और मुझे उनके चेहरों से समझ आता है कि इनको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। ऑनलाइन में कहीं सो ना गया हो कोई डर के मारे कि पता नहीं क्या चल रहा है। प्लीज आप इतना बताते रहिए आज की क्लास में, मेरे को पता चलेगा कि आपके कितना घुस रहा है यार, पता नहीं कितना घुसा। प्लीज मुझे इसका फीडबैक चाहिए होगा, बिकॉज आई एम नॉट सीइंग यू गाइज। मैं आपको देख नहीं रहा हूं, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं, तो मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि आप सच में कहानी को साथ चल रहे हैं। मतलब आज की क्लास अगर आपको आ गई तो बहुत बढ़िया होगा। पहले एवरीबडी जस्ट कमेंट ऑन दिस, तनिष्क और अभिषेक, शुभो, एवरीबडी प्लीज, लोकेश बोलो यारों, सक्षम, ठीक है, बाकी लोग पता नहीं शायद खोल के बैठ गए होंगे, ठीक है। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी किसी के लिए भी डिफाइन होती है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट बात जो हमारे पास आ रही है, अगली बात जो इंपॉर्टेंट है कि अब आप ध्यान से समझिएगा, अगर कोई वेक्टर है ए, उसको बदलने वाला है बी, वेक्टर बी, तो बी कॉस थीटा की वैल्यू कभी कोई पूछे तो वो डी बाई डी टी ऑफ मॉड ए होगी, और बी साइन थीटा की वैल्यू कोई पूछे तो वो ए ओमेगा होगी। अभी आपने देखा था, कहां देखा था, यहां देखा था, आपने देखा था कि ये जो दिशा है ये परपेंडिकुलर है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, आर इंटू ओमेगा, आर इंटू ओमेगा, यानी ये कंपोनेंट आर की दिशा बदल रहा है और उसकी वैल्यू होगी आर ओमेगा। कोई भी वेक्टर अगर अपनी दिशा बदल रहा है तो उसको बदलने वाला उसके परपेंडिकुलर होगा, उसको बदलने वाला उसके परपेंडिकुलर होगा, और वो उसकी वैल्यू वेक्टर के मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर की एंगुलर स्पीड का प्रोडक्ट के बराबर होगी। और जो कंपोनेंट उसके अलोंग होगा वो उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड बदलेगा, एंड इट इज डी बाई डी टी ऑफ प्लीज ध्यान से समझिए, डी बाई डी टी ऑफ ए, मॉड ए। क्या ये बात समझ में आई? ये आज की क्लास की लास्ट बात है जो मेरे दिमाग में घुसनी चाहिए थी, इस पे अब हम बात करेंगे। बी कॉस थीटा जो है वो मैग्नीट्यूड को बदल रहा है, और बी साइन थीटा जो है वो दिशा बदल रहा है। जो दिशा बदलता है उसकी वैल्यू हम सीधे लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू सीधे सीधे ए इंटू ओमेगा है। यहां पे ओमेगा क्या है पूरा बोलेंगे, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए। मतलब क्या है कि अगर ये एक पोजीशन वेक्टर है आर, और इसकी वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर है, तो वी कैन डेफिनेटली राइट इन दिस केस v इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसका मैग्नीट्यूड नहीं, दिशा बदल रही है। अगर किसी की इस वेलोसिटी इधर की तरफ है और वेलोसिटी इधर की तरफ है, और ये इसका एक्सिलरेशन है, तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू वी ओमेगा, अगर हम लिख सकते हैं a इक्वल टू वी ओमेगा,
ए इक्वल टू वी ओमेगा। अगर किसी पार्टिकल का एक्सिलरेशन इधर की तरफ है, एक्सिलरेशन इधर की तरफ है, और उसको बदलने वाला डीए बाई डी टी जर कहलाता है, वैसे डीए बाई डी टी उसके परपेंडिकुलर है, तो हम लिख सकते हैं डीए बाई डी टी का मैग्नीट्यूड जो होगा दैट इज इक्वल टू ए ओमेगा। ए ओमेगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? डीए बाई डी टी को हम लिख सकते हैं ए ओमेगा। डीए बाई डी टी को लिख सकते हैं ए ओमेगा। डीए बाई डी टी को हम लिख सकते हैं ए ओमेगा। किसी भी इंस्टेंट पर डीए बाई डी टी को लिख सकते हैं ए ओमेगा। V is equal to R omega, A equal to V omega, dA by dt is A omega. It can be force momentum, it can be torque angular momentum, it can be anything. अभी मैं वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहा हूं, अभी मैं आसान फॉर्म में लिख रहा हूं. dA by dt is A omega. Making sense? Making sense? ये बेटा हमेशा ये इक्वेशन इंस्टेंट पे लिखी जाती हैं तनिष्क, उस इंस्टेंट पर लिखी जाती हैं। ये सारी इक्वेशन किसी इंस्टेंट पे लिखी जा रही हैं, किसी इंस्टेंट पर, उस इंस्टेंट पे जो जिसकी वैल्यू हो वो उसकी वैल्यू किसी इंस्टेंट पर। आई एम नॉट सेइंग ओमेगा टू बी कांस्टेंट और एनीथिंग हैज टू बी कांस्टेंट. We are writing these equation at a particular instant. अगर उस इंस्टेंट पे जो जिसकी वैल्यू होगी वो लिखी जा सकती है। एक सबसे आसान एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे आसान एग्जांपल सर्कुलर मोशन ही होता है। ये सर्कल में एक पार्टिकल है, ये घूम रहा है, कभी यहां था कभी यहां आ रहा है, ये एंगल को थीटा बोले। दिया हुआ है सवाल में डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू ओमेगा दी हुई है और इसकी रेडियस को आर बोला है, और वो डी थीटा बाई डी टी ओमेगा कांस्टेंट दिया हुआ है इस सवाल में। इस सवाल में डी थीटा बाई डी टी ओमेगा कांस्टेंट, डी थीटा बाई डी टी ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट है। सवाल है find mod dA by dt where A is acceleration, A is acceleration, A acceleration है तो dA by dt की वैल्यू फाइंड करिए। A acceleration है तो dA by dt की वैल्यू फाइंड करिए। ध्यान से देखिए, आप मुझे बताइए क्या इसकी वेलोसिटी, क्योंकि इसका आर की सिर्फ दिशा बदल रही है तो इसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी, तो मैं पेरेंटी के साथ लिख सकता हूं v इक्वल टू आर ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा। अब मुझे बताइए क्या इसका v भी अपनी एंगल बदल रहा है? क्या इसका v भी अपना एंगल बदल रहा है? क्या इसका v भी अपना एंगल बदल रहा है? आपने कहा हां सर, v भी अपना एंगल बदल रहा है। क्या सेम तरीके से बदल रहा है जिस तरीके से r बदल रहा है? यस सर, क्योंकि ये हमेशा r के परपेंडिकुलर है। जितना एंगल r बदलेगा उतना ही v बदलेगा, यानी v की एंगुलर स्पीड भी ओमेगा ही होगी। क्या बोला ये मैंने, पता नहीं आपके समझ में आया कि नहीं आया, खो मत जाना। मैंने कहा, प्लीज ध्यान से सुनिए, मैंने कहा कि v भी अपनी दिशा बदल रहा है, v भी अपनी दिशा बदल रहा है। आपने कहा हाँ सर वो अपनी दिशा बदल रहा है, ये आपको क्लियर था। मैंने कहा वो अपनी दिशा उसी रेट से बदल रहा है, एंगल उसी रेट से बदल रहा है जिस रेट से r बदल रहा था। आपने कहा सर क्यों? मैंने कहा क्योंकि ये r के हमेशा परपेंडिकुलर है, जितना r घूमेगा उतना ये भी घूमेगा, जितना r घूमेगा उतना ये भी घूमेगा। तो इसका मतलब है
angular velocity of velocity is also omega. Angular velocity of velocity is also omega. Angular velocity of velocity is also omega. पता नहीं कितना समझ में आया. Angular velocity of velocity is also omega. तो आपका वेलोसिटी क्या कर रही है? अपनी सिर्फ दिशा बदल रही है. तो मैं पक्के से कह सकता हूं A is equal to V ओमेगा. A is equal to V ओमेगा. A की वैल्यू भी V ओमेगा होगी और ओमेगा हम यहां से V की वैल्यू यहां से उतार लें तो हमारे पास A की वैल्यू आ गई R ओमेगा स्क्वायर. A की वैल्यू आ गई R ओमेगा स्क्वायर. A हमेशा R ओमेगा स्क्वायर होगा. A हमेशा R ओमेगा स्क्वायर होगा. पर इस बंदे ने da/dt पूछा है. अब मैंने कहा कि इसका एक्सीलरेशन जो है वो भी लगातार अपनी सिर्फ दिशा बदल रहा है. एक्सीलरेशन अपनी दिशा बदल रहा है और उतनी ही रेट से बदल रहा है जिस रेट से r बदल रहा है, क्योंकि ये हमेशा r के अलोंग है. जितने एंगुलर स्पीड r की होगी वही a की होगी. इसका मतलब है da/dt is nothing but a ओमेगा और a की वैल्यू हमें r ओमेगा स्क्वायर पता है. तो da/dt की वैल्यू r ओमेगा क्यूब आ गई. r ओमेगा क्यूब आ गई. प्लीज देखिए आपको समझ में आया भी कि नहीं. da/dt की वैल्यू r ओमेगा क्यूब आ गई. da/dt की वैल्यू r ओमेगा क्यूब आ गई. ओमेगा इज द सिंबल विच इज यूज्ड फॉर चेंज इन एंगल. एंगुलर स्पीड के लिए सिंबल बनाया था मैंने. एंगुलर स्पीड के लिए सिंबल बनाया था. बहुत बढ़िया. तो आई होप अब जो मैंने डेरिवेटिव पूछा था 25वां 5225th डेरिवेटिव, यू कैन फाइंड आउट इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. यू नो एग्जैक्टली एवरीथिंग अबाउट द 225th डेरिवेटिव ऑफ आर वेक्टर. तो ये बात हमारे दिमाग में एक बात बैठ जानी चाहिए. हमारे दिमाग में एक बात बैठ जानी चाहिए. प्लीज ध्यान से देखिएगा. जैसे मैं आपको एक सवाल के थ्रू समझने की कोशिश करता हूं कि आपको कितना समझ में आया मेरी बात, कितनी समझ में आई मेरी बात, यहां पर समझने की कोशिश करते हैं. यहां पर एक इंसेक्ट है जो हमेशा इधर की तरफ चल रहा है v स्पीड से. दूसरा इंसेक्ट जो है a हमेशा b की तरफ, b हमेशा c की तरफ v स्पीड से और c हमेशा a की तरफ v स्पीड से चल रहा है. v स्पीड से चल रहा है. ये v स्पीड से चल रहे हैं. इस समय ये साइड लेंथ a है. a है. क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से देखिए. क्वेश्चन है फाइंड, अगर मैं सेंट्रॉइड से इसको मिलाऊं और सेंट्रॉइड को ओरिजिन बोलूं तो ये आपका पोजीशन वेक्टर हो गया पार्टिकल ए का. फाइंड ओमेगा ऑफ पोजीशन वेक्टर. बताइए ओमेगा ऑफ आर. पोजीशन वेक्टर का ओमेगा बताइए. पोजीशन वेक्टर का ओमेगा बताइए. फाइंड पोजीशन वेक्टर का ओमेगा बताइए. ओमेगा का मतलब होता है फिक्स. लास्ट स्टेप में क्या कंफ्यूजन है? क्या कहा मैंने बेटा? da/dt क्या चीज कर रहा था तनिष्क? da/dt क्या चीज था? da/dt जो था वो a को बदल रहा है और a अपनी सिर्फ दिशा बदल रहा है. तो da/dt की वैल्यू a ओमेगा होगी. क्योंकि हमें पता है कि अगर अभी हमने क्या चीज नोटिस की थी पिछले पार्ट में, कि कोई अगर अपनी सिर्फ दिशा बदल रहा होगा तो उसको बदलने वाला उसके परपेंडिकुलर होगा और a ओमेगा वैल्यू होगी. तो da/dt की वैल्यू a ओमेगा होगी.
और एक्सेलरेशन हमेशा टेंजेंट सेंटर की तरफ है, तो एक्सेलरेशन में उतना ही एंगल घूमेगा जितना पोजीशन वेक्टर घूमेगा, यानी दोनों की एंगुलर वेलोसिटी बराबर होगी। यानी ओमेगा, यहां पे ओमेगा क्या है? दिस इज द ओमेगा ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर, एंगुलर स्पीड ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर, angular speed of acceleration vector. So angular speed of acceleration vector will be same as angular speed of position vector because both are coaligned, दोनों aligned, तो दोनों बराबर बराबर एंगल घूमेंगे। I hope it is clear. चलिए पहले मुझे बताइए ओमेगा ऑफ वेक्टर आर, ओमेगा ऑफ वेक्टर आर बताइए, ओमेगा ऑफ वेक्टर आर, ओमेगा ऑफ वेक्टर आर, ओरिजिन से ओमेगा ऑफ वेक्टर आर। ओमेगा मतलब ये एंगल घूमेगा ना, आपको पता चल चुका है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये हमेशा यूं चलेगा, ये यूं चलेगा, ये यूं चलेगा, तो इसकी दिशा बदल रही है, पोजीशन वेक्टर की दिशा बदल रही है। तो इसी इंस्टेंट पर, स्टार्टिंग इंस्टेंट पर हमें उसका ओमेगा बताना है, हमें उसका ओमेगा बताना है। तो मेरे सर ने मुझे बताया था, वेल ये आर वेक्टर है, आर के कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर होगा, एक वी का कंपोनेंट जो आर के परपेंडिकुलर होगा, ये एंगल आपको पता है 30 होता है, ये एंगल 60 हो गया, यानी v cos 60, v cos 60 जो है, v cos 60 जो है वो उसकी दिशा बदल रहा है, तो v cos 60 इज इक्वल टू आर ओमेगा। आर की वैल्यू ये हो गई, v cos 60 इज इक्वल टू आर ओमेगा, आर की वैल्यू ये हो गई। आपको पता है ये टोटल लेंथ a√3/2 होती है और ये 2:1 में डिवाइड करता है, यानी a/√3, तो इट इज a/√3 ओमेगा, a/√3 ओमेगा। और cos 60 क्या होता है? हाफ। cos 60 क्या होता है? हाफ होता है। v cos 60 है तो हाफ हो गया हमारे पास, इसका मतलब ये हो गया √3v/2a इज ओमेगा। प्लीज चेक करिए, √3v/2a इज ओमेगा, प्लीज चेक करिए। डिड यू गेट दैट? डिड यू गेट दैट? डिड यू गेट दैट? √3v/2a is omega. √3v/2a is omega. आज एक बात सीखनी है मुझे बस, कि अगर कोई वेक्टर अपनी दिशा बदल रहा है तो उसको बदलने वाला उसके परपेंडिकुलर होगा और उसकी वैल्यू a ओमेगा होगी। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखिएगा, अगर किसी ने इसी में पूछ लिया होता फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट, इस पार्टिकल का एक्सीलरेशन बताइए, तो हमें यह पता है कि ये इंसेक्ट जो है वो चल रहे हैं मेरे बच्चों कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं हमारे ये इंसेक्ट्स। इसका मतलब है इनकी सिर्फ दिशा बदल रही है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि एक्सीलरेशन की वैल्यू जो होगी वो होगी v ओमेगा। एक्सीलरेशन की वैल्यू जो होगी वो v ओमेगा। किसी भी इंस्टेंट पे ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, तो ये यहां होगा, ये यहां होगा, ये यहां होगा और ये कुछ इस तरह से होंगे। किसी भी इंस्टेंट पर एक्सीलरेशन की वैल्यू होगी v ओमेगा। क्यों v ओमेगा होगी? क्योंकि उसका सिर्फ और सिर्फ v का दिशा बदल रहा है, मैग्नीट्यूड नहीं। और ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी। अगर आप देखें तो सेंट्रॉइड इसका फिक्स्ड है, तो इसकी वेलोसिटी जो है इस पार्टिकल की हर इंस्टेंट पर पोजीशन वेक्टर के साथ फिक्स्ड एंगल 30 डिग्री बना रही है, यानी दोनों के बीच का एंगल फिक्स्ड है। v वेलोसिटी और r के बीच का एंगल फिक्स्ड है, तो जितना वेलोसिटी घूमेगी उतना ही r घूमेगा। अगर दो v और r के बीच का एंगल फिक्स्ड है और दोनों घूम रहे हैं, तो जितना r घूमेगा उतना ही वेलोसिटी घूमेगी।
यानी ओमेगा की वैल्यू वही होगी वेलोसिटी के लिए भी जो पोजीशन वेक्टर के लिए है, क्योंकि दोनों का एंगल सेम घूम रहा है। तो ओमेगा की वैल्यू हमने यहां से उठाई √3v/2a, तो हमारा सीधे सीधे आंसर आ गया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू √3/2a इंटू v²। तो दिस इज द सुपर सवाल। एक्सेलरेशन इसका आ गया, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, acceleration of the particle is √3/2a v², √3/2a v²। एंड आज आप इसको बस मैं यही खत्म करूंगा क्योंकि इससे ज्यादा आप पचा नहीं पाएंगे। इस पे आज वर्कआउट करिएगा एंड यू कैन आस्क योर डाउट्स इफ यू हैव एनीथिंग, यू कैन सेंड मी ऑडियो मैसेज, डिस्कस मी, आप कर सकते हैं। पर आप इस पे थोड़ा सा वर्कआउट करिएगा, पर पहले खुद समझिएगा कि कितनी बातें आपको समझाई। अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये सबसे मुश्किल क्लास थी क्योंकि पहली क्लास ही सबसे मुश्किल क्लास होती है। नाउ यू नो द टेस्ट, आपको सबको समझ में आ गया कि हम सोचने का तरीका क्या है। सबसे मुश्किल दौर से गुजरे हैं आप, ये मान के चलिए। मास्टरों में भी कंफ्यूजन होता है इसमें, तो ये सबसे मुश्किल दौर से मैंने पहले दिन, मेरी हमेशा आदत है पहले दिन सबसे मुश्किल दौर से गुजारने की कोशिश करता हूं ताकि हमें दिखे कि हम इसको पार कर गए तो हम सब पार कर जाएंगे। ये सबसे मुश्किल दौर था सोचने की शक्ति के हिसाब से। अरुण शर्मा ने कहा कि ओमेगा कांस्टेंट रहेगा। अरुण शर्मा ने कहा कि ओमेगा कांस्टेंट रहेगा। मैंने कहा मैंने इस इंस्टेंट पे पूछा है मेरे बेटा, मैंने इस इंस्टेंट पे पूछा है। नीचे ए आ रहा है, मतलब धीरे धीरे करके इसकी साइड लेंथ कम होती जाएगी, तो ऑब्वियसली ओमेगा की वैल्यू बदलती जाएगी। ओमेगा की वैल्यू बदलती जाएगी बिकॉज स्पीड कांस्टेंट है, √3 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, साइड लेंथ जो है वो चेंज हो रही है। अगर साइड लेंथ चेंज हो रही है तो ऑब्वियसली वो बदलती रहेगी। कांस्टेंट क्यों रहेगा, थोड़ा सोच तो तू भी। एक्सप्रेशन पहली बात, मैं हमेशा इंस्टेंट पे निकालता हूं। इंस्टेंट पे जब मैंने निकाला तो इस इंस्टेंट पे ए आ रहा है, जब इसमें दिख रहा है, और आपको पता है कि ट्रायंगल श्रिंक करता जाएगा, जब ये पास आएंगे तो छोटा होता जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन ओमेगा की वैल्यू तो डेफिनेटली बदलनी चाहिए। फाइनली तो ये यू घूम रहा होगा, इनफाइनाइट हो जाएगी और फाइनली तो। दैट्स इट फॉर टुडे। रहेगा सभी को, एंजॉय लाइफ एंड रियली वांट कि आप मुझे पर्सनली भी बता दीजिएगा कि अगर आपको लगा कि कुछ मुश्किल लगा आपको। अगर आज की क्लास आप पार कर गए तो जीवन आप समझ लेना आप फिजिक्स के लिए बने हैं। अगर आप आज की क्लास पार कर गए तो आप फिजिक्स के लिए बने हैं। आप कुछ भी चाप सकते हैं, बस सोचने का तरीका डेवलप करना है, काम रहना है। शांत आदमी फिजिक्स लगा सकता है, हल्ला करने से फिजिक्स नहीं लगती, शांत रहने से फिजिक्स लगती है। बाय रहेगा सभी को, एंजॉय योर लाइफ इफ यू फाइंड इट एंजॉयबल, अदरवाइज मेक इट, बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज खुश रहना। बाय बाय मेरे बच्चों।